किसी के पास 100 रुपए है तो उसे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना। सो सबसे पहले एंड ऑफ द डे जो सबसे पहले चीज़ जानने वाली है, लोग कहते हैं कि लोग ना हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले केवाईसी करवाते हैं और हमेशा पूछा जाता है नो योर कस्टमर। मैं उसको बोलता हूँ नो योर कस्टमर इन एक्चुअल सेंस, उसका थोड़ा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, एक वो थियोरेटिकल होता है लेकिन कोई लोग उस डीप में नहीं जाते। कई बार आप उनसे बातचीत करके जान सकते हैं कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कई बार आप उनसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भरवा सकते हैं। तो एक एसेट एलोकेशन का एक फ्रेमवर्क निकल के आता है कि ये अगर ये मार्केट गिरावट करेगी तो मैं बाय करूंगा, अगर 20% गिरेगी तो मैं पूरा बेच दूंगा। ये सब आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस से पता लगता है। तो जब अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क या ढांचा आ जाता है कि यार ये बंदे का थॉट प्रोसेस है, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप उसके बेसिस पे उसका एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं। अब ये नहीं मतलब कि अगर कोई 70 साल का आदमी है तो सिर्फ बॉन्ड्स करेगा, डेट करेगा। आपके पास 70 साल के आदमी, 80 साल के आदमी हैं जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, गिरावट में बाय करना चाहते हैं, वो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं। जबकि 30-40 साल का एक आदमी जो एक अपने एक कैश फ्लो को जनरेट कर रहा है, या तो सैलरी से कर रहा है या बिजनेस से जनरेट कर रहा है, वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ी वॉलेटिलिटी से डरता है। तो वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव स्टाइल में जा सकता है। तो हमारा जो हमेशा से क्लाइंट्स के साथ थॉट प्रोसेस रहा है समझने का कि क्या है, आप क्लाइंट को कहीं ना कहीं बताइए कि या तो कंजर्वेटिव माइंडसेट से ऐसे पोर्टफोलियो बनता है, मॉडरेटली कंजर्वेटिव से इस तरीके से बनता है, बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो अप्रोच रहती है, एक मॉडरेटली एग्रेसिव अप्रोच रहती है और एक एग्रेसिव अप्रोच रहती है। मान लीजिए आज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का पैशन इक्विटी है एंड आई एम माई सेल्फ एन इक्विटी इन्वेस्टर, कि मैं एक इक्विटी में एग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ। अब पोर्टफोलियो के अंदर दो तरीके हैं, या तो मैं स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहता हूँ, मैं पीएमएस एआईएफ के थ्रू करना चाहता हूँ। तो वो एक नेक्स्ट आंसर आता है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो साइज क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएमएस में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एआईएफ कैट 2 कैट 3 में 1 करोड़ की है, तो कंसंट्रेशन रिस्क ना हो जाए। पोर्टफोलियो अगर आपका 4-5 करोड़ है तब आप एआईएफ कंसिडर करिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 2-2.5 करोड़ का है तब पीएमएस कंसिडर करिए, और अगर उससे छोटा है तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के थ्रू बिल्ड करते रहिए। उसमें भी अब आ जाता है कि हमें लार्ज कैप कितना रखना है एट एन अंडरलाइंग लेवल, मिड कैप कितना रखना है, स्मॉल कैप कितना रखना है। तो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि कितना मेरा पोर्टफोलियो, मेरे को हो सकता है 3 साल में कोई पैसे की ज़रूरत हो, मेरा कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेरे को कॉलेज की फ़ीस देनी है, मेरे को कोई हाउस, मेरे को घर खरीदना है, क्योंकि लॉट ऑफ आवर जो हमारी ऑडियंस है कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू बाय अ हाउस ऑफ देयर ओन। तो कहीं ना कहीं आपको वो देखना है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का है, उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लार्ज कैप्स में कहीं ना कहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बैंक्स हो गए, आपकी पेंट कंपनीज हो गई, आपकी मार्केट लीडर्स लाइक आपके टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल हो गई, जियो हो गया, तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं दिखती हैं। उसके बाद अगर आपने एक कैटेगरी पकड़ ली तो आप उसकी कैटेगरी में समझिए कि कैटेगरी किस फेज़ के थ्रू गुजर रहा है। क्या आपके उस सेक्टर में कहीं ना कहीं हेडविंड्स हैं, कहीं ना कहीं सेक्टर में कोई स्लो डाउन तो नहीं आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 साल से वो उसी रेंज में रहा है। कहने को तो लार्ज कैप है, लेकिन उस कंपनी ने अगर रिटर्न नहीं दी 5 साल में तो निवेशक, इन्वेस्टर्स बोर हो जाते हैं। यार लार्ज कैप तो आप कहते हैं कि ग्रो करता है और नहीं करता। तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी किस दौर से गुजरी है। कहीं ना कहीं एक ज़माने में 70-80 का पीई एफएमसीजी कंपनी इंडिया कमांड करती थी, आज 50-60 का भी अगर पीई आ गया है तो मार्केट उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं दे पा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन कंपनीज हैं, क्या उस सेक्टर को अट्रैक्टिव समझ रही हैं, क्या उन कंपनीज को अट्रैक्टिव समझ रही हैं। तो अगर मैं एचयूएल का ही जैसे एग्जांपल दे रहा था कि कहीं ना कहीं एचयूएल ने 5 साल से रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री हेडविंड्स थे, मार्केट
उसको 70-80 का पी देता था, 50-60 पे आ गया। कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर चले गए, बीच में पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे, उस वजह से FMCG इस कंपनी ने नहीं अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर आप लार्ज कैप भी करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिव एलोकेशन की ज़रूरत है कि कभी आप बैंकिंग फाइनेंशियल में ओवरवेट हो रहे हैं, कभी आप ओवरवेट होना चाह रहे हैं आईटी में। जैसे अभी आईटी पे बड़ा दबाव रहा है पिछले 1 साल से, कंपनीज लाइक TCS 30% करेक्ट कर गई हैं, 35% करेक्ट कर गई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स में भी एक्टिव कॉल लेना पड़ता है। मिड कैप कंपनीज वो हैं जो कहीं ना कहीं एक अपना ब्रांड बना चुकी हैं, स्मॉल वाली कैटेगरी से एक अच्छी एफिशिएंसी पे आ गई हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो गई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी हो गई है, कहीं ना कहीं ब्रांड बना रहे हैं, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग लार्ज कंपनीज। तो उसमें भी एलोकेशन ज़रूरी है। एंड स्मॉल है, स्मॉल जो है सबसे रिस्की वाली कैटेगरी है। मज़ा बहुत आता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आप उस सेक्टर में सही समय पे एंट्री ले रहे हैं, एक कंपनी पे बेट कर रहे हैं जो कल को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, एक अच्छी कैटेगरी में एंटर करेगी, एक अच्छा नीश प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो कोई कमोडिटाइज प्रोडक्ट नहीं बना रही है, एक इनोवेशन है, इनोवेशन कर ली, अब इनोवेशन में स्केल लाना चाह रही है। जैसे अगर कोई सेमीकंडक्टर बना रही है तो अगर आज सपोजिंग 1 लाख यूनिट्स बनाती है, कल को कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 1 लाख से 10 लाख की। अब जब 1 लाख पीस से वो 10 लाख करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में कि आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू 10 गुना से नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है आपका 20, 30, 50 गुना हो सकता है। तो ये एक स्मॉल कैप की कैटेगरी है। तो जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज योर एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड आइडेंटिफाई कि आई वांट टू, मेरे को एक फंड रूट लेना है या मेरे को इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने हैं। अगर स्टॉक रूट ले रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, हेयरसे पे मत जाइए, बैलेंस शीट पढ़िए, फंड मैनेजमेंट कॉल समझिए, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो जानिए। अदरवाइज़ हमेशा आपके पोर्टफोलियो में, जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में हमेशा लैगर्ड्स मिल के आते हैं। फिर लोग कहते हैं हमारी रिटर्न नहीं बनी, क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी की टिप पे काम करते हैं। अरे भाई, जिस इंसान ने टिप दी, जब तक आपने उसमें एंट्री मारी, वो इंसान, वो स्टॉक चला भी, हो सकता है वो इंसान जिसने टिप दी वो तो निकल गए और आप फंस के रह गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जानना ज़रूरी है। एग्जिट भी मिड स्मॉल कैप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को टेलगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलगेट में ये होता है कि भैया जो इंसान वाला तो पहले निकल गए और आप फंस के रह गए। तो एसेट एलोकेशन टिपिकली, अगर आप मेरे से एक रूल ऑफ थंब का ही पूछेंगे कि इश्करन एक 40 साल के आदमी को क्या करना चाहिए, जो एक मे बी सैलरी पे है या कहीं कुछ बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो मेरा ये मानना रहता है कि आप 50, अगर नहीं समझ है तो 50 to 60% लार्ज कैप रखिए, 20-30% मिड कैप एंड 10 to 20% स्मॉल कैप। दैट विल गिव यू अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच। बीच बीच में आप टैक्टिकल प्ले ले सकते हैं कि कभी कभी अगर स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा गई तो टैक्टिकली स्मॉल कैप ले लिया। अगर लार्ज कैप्स शॉर्ट होराइजन के लिए आप कुछ लेना चाह रहे हैं, थोड़ा शॉर्टर होराइजन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 3-6 महीने का, तो आप लार्ज कैप्स में एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू प्ले कर सकते हैं।